हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव 2022 का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम लोग आज ये एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक रिवीजन क्लास का नाम से केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएगा, उसमें जाइएगा तो आपको लाइन बाय लाइन वीडियो देखने को मिल जाएगा। अभी अगर इस वीडियो का बात करेंगे तो ये 23 नंबर वीडियो है। इसके पहले जो वीडियो बन चुका है वो कितना नंबर, तो इसके पहले जो वीडियो बन चुका है वो 22 तक कंप्लीट हो चुका है। चलिए तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयन रंगहीन है। देखिए, रंगहीन बताने के लिए कौन रंगीन है, उसके लिए अगर ये जितना भी पूछा जाता है, ये डी ब्लॉक के तत्व के बारे में पूछा जाता है। जो कि डी ब्लॉक हम लोग तत्व किसमें पढ़ते थे, इनऑर्गेनिक चैप्टर एक है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में पढ़े हैं। तो उसमें जाइएगा तो उसमें सारे तत्व के बारे में, जितना भी डी ब्लॉक के तत्व है उसमें सारे तत्व के बारे में बता दिया गया है। कौन रंगहीन है, कौन रंग वाला है और कौन सा किस रंग का है, ये भी बताया गया है। तो यहाँ पे हम लिखवाते चलते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हेल्प करता है बताने में कौन रंगहीन है और कौन रंग वाला है और उसका कलर किस प्रकार का है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले Ac3 का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करेंगे तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, डी में एक भी। पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलता है किससे निकलता है, तब 4s से निकलता है, उसके बाद 3d से निकलता है। 3 इलेक्ट्रॉन टोटल निकालना था तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये निकल खत्म हो जाता है और ये जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, रंगहीन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सभी को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम लोग का उसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो अगर आगे हम लोग बात करते हैं Ti4, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इसमें भी डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और ये भी क्या होता है, रंगहीन होता है। आगे बात करेंगे, अगर Ti3+ रहेगा, इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये कैसा कलर का होता है, तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए याद रखें ये बैगनी कलर का होता है। वही बात करेंगे V4+, तो V4 जो होता है उसका 3D1 होता है और इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, तो नीला कलर होता है। इसी प्रकार से V3+, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3D2 होता है और इसका जो कलर होता है वो हरा होता है। सिर्फ हम ये डी वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रहे, सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिख रहे। डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ उसी को लिख रहे हैं। ठीक, आगे है Cr3+। तो Cr3 का अगर देखेंगे तो इसमें डी में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और ये कैसा होता है, ये भी छोड़ दिए एक और, ठीक है। तो ये भी कैसा कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। अगर बात करते हैं एक V2+ भी होता है, तो V2+ का बात करेंगे तो ये होता है 3D2, इसका भी कलर कैसा होता है, तो बैगनी कलर होता है। ये सब पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आता है Mn3+। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D4 होता है और इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका भी जो कलर होता है कैसा होता है, इसका भी बैगनी कलर होता है। उसके बाद Cr2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D4 होता है और इसका जो कलर होता है वो नीला होता है। सारे का कलर रट जाना है अगर नंबर लाना है तो। उसके बाद अगर Mn4+ का बात करेंगे, Mn2+ का बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होता है 3D5 होता है। इसका कलर जो होता है गुलाबी होता है। इसका कलर कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। अगर बात करेंगे Fe3+, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D5 होता है और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। अगर बात करेंगे Fe2+ का बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3D6 होता है
और इसका कलर जो होता है वो हरा होता है। सिर्फ डी वाला का हम दिखा रहे हैं, बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं। देखो CO3+ बोले या CO2+ बोले, ये दोनों का डी वाला ऑर्बिटल समान ही होता है। डी वाला ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, अगर CO3 का कहेंगे तो CO3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3D6 होता है, CO2 का जो होता है 3D7 होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियस है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम निकला है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा इसका, ये इसका है और ये इसका है। अब दोनों का जो कलर होता है, इसका वाला पहला वाला का जो कलर यहाँ पर लिख देते हैं, पहला वाला का जो कलर होता है वो नीला होता है, और जो ये वाला है दूसरा वाला इसका गुलाबी होता है। इस सभी का कलर ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा Ni2+। Ni2+, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डी ऑर्बिटल देखेंगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है और ये कलर कैसा होता है तो हरा कलर का होता है। Cu2+ का बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 3D9 होता है, इसका कलर कैसा होता है तो नीला कलर होता है। और अगर बात करेंगे Zn2+ का, तो Zn2+ का 3D10 होता है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है और ये कैसा होता है रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है। तो देखो एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं, रंगहीन वो पदार्थ होता है जिसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या होता है फुलफिल होता है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होता है वो क्या होता है रंगहीन होता है। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो कैसा होता है रंगहीन होता है। बस इसी जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका कोई ना कोई कलर रहेगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको कहीं ना कहीं कलर रहेगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है वो कैसा होता है तो रंगहीन होता है। तो देख सकते हैं ये पूरी तरह से भरा रहता है तो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इसमें तो एक भी है ही नहीं, तो ये तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये भी क्या है रंगहीन है। तो जो भी पदार्थ रंगहीन होता है उसमें वो क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित होता है, बस इतना ध्यान में रखना है। तो अब इस क्वेश्चन का बात करेंगे, पूछा है कौन सा आयन रंगहीन है। इसमें 3 ही को रंगहीन है, एक है Sc3+, Ti4+ और एक है Zn2+। अब अगर इसमें से बात करेंगे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं Fe3+ इसमें लिखा हुआ है कि नहीं। तो Fe3+ नहीं लिखा हुआ, Fe2+ लिखा हुआ है। अगर Fe3+ लिखा रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा 5 गो होगा उसमें। यहाँ पे Fe2+ में इसमें कितना हो जाएगा 5 गो, एक और निकल जाएगा तो 5 गो रहेगा, फिर भी डी ऑर्बिटल क्या रहेगा खाली ही रहेगा। डी ऑर्बिटल क्या रहेगा खाली ही रहेगा, यहाँ पर लिखा ही है तो पीला कलर होता है। Ni2+ देख लेते हैं, Ni2+ का लिखा हुआ है कि ये हरा कलर होता है। Cu2+, तो Cu2+ का यहाँ पर देख ही लिए कि ये कैसा कलर होता है गुलाबी होता है। सिर्फ Cu+ का शायद इसमें नहीं है, एक बार सबकी नज़र दौड़ा देता, Cu+ का इसमें नहीं दिख रहा है। Cu+ में अब यहाँ पर देख सकते हैं Cu2+ में कितना है, डी में 9 गो है, और Cu+ में कितना, तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा ना, एक प्लस है मतलब क्या Cu+ का मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, इससे ये एक अधिक है ना इलेक्ट्रॉन। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो इसमें डी में पूरा भर जाएगा, इसमें 10 गो ले लेगा ना, इसमें 9 गो हो रहा है तो इसमें एक बढ़ जाएगा तो इसमें 10 गो हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से भर जाएगा। तो D+ क्या हो जाएगा पूरी तरह से भर जाएगा, तो भर जाने के कारण ये कैसा हो जाएगा रंगहीन हो जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, वो पदार्थ रंगहीन होगा जिसका एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। अब देखो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या होता है प्रतिचुंबकीय होता है, जिसमें इसलिए कि उसका जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रतिचुंबकीय नहीं। कौन सा होता है, तो 2 प्रकार का हम चुंबकीय पदार्थ पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, एक होता है प्रतिचुंबकीय, एक होता है लौह चुंबकीय, यही पढ़ते हैं ना अनुचुंबकीय, सॉरी क्या पढ़ते हैं अनुचुंबकीय। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होता है, जिसे हम पढ़ाए भी है। और जो जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा वो क्या होगा प्रतिचुंबकीय होगा। तो क्या होगा प्रतिचुंबकीय होगा। थोड़ा सा जो पीछे बताया उसमें अगर ध्यान देंगे तो देख लेंगे किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। पहले Cr3+ का देखते हैं, तो Cr3+ कहाँ पे है, तो Cr2+ है, Cr3+ इसमें नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दे
Cr3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, तो 4 को निकला, एक और निकलेगा तो 3d3 होगा। तो अभ्यस है कि इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तो अभ्यस है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, Cr3 नहीं होगा। आगे देख लेते हैं Vu2+। तो Vu2+ का अगर देखेंगे तो Vu2+ में भी क्या है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तभी जाके ये किसका कलर दिख रहा है, बैगनी, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद है Cr3+, यहाँ पर देख सकते हैं Cr3+ है। तो Cr3+ में यहाँ पर देख सकते हैं कि D3D0 है, मतलब ये रंगहीन है। क्या है, रंगहीन है, मतलब इसमें ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वही क्या बन जाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो यहाँ पर Cr3+ में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के लिखे, तब जाकर उससे पता चलेगा, और नहीं तो रट लेते हैं, थोड़ा याद रखते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो उस तरह से आप लोग बता सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, या तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास्ट लिखना सीखे, फास्ट लिखना सीख जाएंगे तो उससे भी तुरंत बता सकते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रतिचुंबकीय होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अनुचुंबकीय होगा। इसी बात को ध्यान में रखना है। ये भी बोल सकते हैं जितना भी रंगहीन पदार्थ है वो सबके सब क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम। हिमांक अवनमन मतलब क्या, हिमांक में कमी। तो कौन सा विलयन का हिमांक में कमी होता है, तो K2SO4 का इसमें सबसे ज़्यादा हिमांक में कमी देखने को मिलता है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा आयन का निर्माण करता है। तो इसका जो पदार्थ होता है, पदार्थ के ऊपर जो विलयन होता है, विलयन के ऊपर ये इसका ज़्यादा मात्रा दिखने लगता है उसके सतह पर, जिसके कारण इसका हिमांक का अवनमन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 फैराडे, ये भी याद रखने वाला है, ये हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में। तो 1 फैराडे जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो ये भी डाटा ध्यान में रखना है, और ये लिखवाए भी होंगे जब हम पढ़ा रहे थे, आप बोले थे इसको याद करके रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है, सब जो हम लोग कौन सा, तो 2 प्रकार के हम लोग बैटरी पढ़ते हैं ना, एक प्राथमिक बैटरी होता है, एक द्वितीयक बैटरी होता है। जो द्वितीयक बैटरी होता है वो चार्जेबल होता है, जो चार्ज किया जा सकता है उसको हम लोग द्वितीयक बैटरी के नाम से जानते हैं। और द्वितीयक बैटरी जो होता है अलग अलग प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन सबके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्राथमिक सेल के बारे में नहीं, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो द्वितीयक सेल के बारे में। द्वितीयक सेल का बात करते हैं, तो द्वितीयक सेल में यहाँ पे कौन होता है, तो लेड संचायक। पहले यहाँ याद रख सकते हैं, पहला यहाँ पे लेड संचायक, दूसरा यहाँ पे होगा ईंधन सेल होता है। सब सब्जेक्टिव में लिखने में मदद करेगा अगर नाम याद रखे, तो द्वितीयक सेल के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा, इस सब के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा जो होता है, अच्छा ईंधन सेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना कि ईंधन सेल को हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही 2 चीज़ें ध्यान में रखना। हम लोग यहाँ पर बात करें लेड संचय में, तो लेड संचय में किसका, अगर ये डिस्चार्ज होता है तो जब चार्ज किया जाता है तो इसमें किसका मान बढ़ने लगता है, तो ये याद रखना है। H2SO4 का जो इसमें विलयन डाला रहता है उसी को पुनः ये उत्पन्न करने लगता है, पुनः उसी को क्या करने लगता है, उत्पन्न करने लगता है। तो ऑप्शन बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे जब भी अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव मान निकालने के लिए देगा, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोड का विभव का मान निकालने के लिए देगा, तो उसके लिए तरीका अपनाना है क्या, यहाँ पर पहले देखना है सेल का समीकरण जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इस पर नज़र होना चाहिए सभी को। ठीक, निकालने का एग्जैक्ट तरीका बता रहे, सभी को ध्यान देगा तो 1 मिनट में सीख जाएगा। इसमें ध्यान देना है
अभी भी यहाँ पे दोनों का एक एनोड पे होता है, एक कैथोड पे अभिक्रिया होता है, जो दोनों का अभिक्रिया दिया रहता है और दोनों को जोड़ कर ही हम लोग क्या करते हैं, कुल विभव का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। लेकिन जोड़ते कैसे है तो ध्यान यही देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। ये एक एनोड मतलब ये अर्ध सेल पर ये अभिक्रिया हो रहा है, दूसरा अर्ध सेल पर ये अभिक्रिया हो रहा है, दोनों अभिक्रिया कंप्लीट होता है तभी जाकर कुल विभव निकलता है। यहाँ पर इस सेल पर देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है सेल, ये N से Sn2 प्लस Sn से Sn2 प्लस बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि Sn से Sn2 प्लस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो विभव दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, Sn2 प्लस Sn का दिया हुआ है। तो जब भी जो दिया रहेगा उसी में इसको चेंज करेंगे। तो Sn से Sn2 प्लस बनाना है, तो Sn से जब Sn2 प्लस बनाएंगे, कहने का मतलब इसको पलट जान देंगे। Sn से क्या करना है, Sn2 प्लस बनाना है, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसका विभव जो होता है, विभव का साइन पलट जाता है। अब इसका जो विभव होगा वो क्या होगा, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, 0.14 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे क्या दिया है, Ag प्लस से Ag, तो यहाँ पे Ag प्लस से ही Ag है, तो इसमें कोई अंतर नहीं करना है, ये सही दिया हुआ है। ये उल्टा दिया हुआ था तो इसको सीधा करना जरूरी है। ठीक है, तो Ag प्लस से ही Ag है, तो इसका विभव जो दिया हुआ है वही रहेगा। अब यहाँ पे जो दो विभव आए, प्लस में हो या माइनस में हो, हमेशा दोनों विभव को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसी दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विभव का मान निकल के आ जाता है 0.80 प्लस 0.14। जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 0.94 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है, बस जो बताए वही तरीका अपनाना है। जैसे यहाँ पर जो चीज़ बोला रहेगा उसी चीज़ को यहाँ पर लेना है। अगर उल्टा दिया तो उसको सीधा करेंगे, तो विभव का मान में साइन चेंज हो जाएगा, और उसके बाद क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, तो वही कुल विभव देखने को मिलता है उससे। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। अभी हम थोड़ा देर पहले ही लिखवाए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल किसको कहते हैं, तो इधर द्वितीयक सेल ही है, एक प्रकार क्या है, द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल में भी कौन सा सेल है, ईंधन सेल है। द्वितीयक सेल में कौन सा सेल है, ईंधन सेल है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसका सी ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जब होना तो ये भी चाहिए था, द्वितीयक सेल भी हो जाएगा, इसलिए कि द्वितीयक सेल का ही पार्ट होता है ईंधन सेल। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, बात किया जा रहा है कि जो अभिक्रिया का दर होता है वो समय के साथ बढ़ता है घटता है। कि अभिक्रिया का जो दर लिखा जाता है वो समानुपाती होता है सांद्रता और टाइम के। किसके लिखा जाता है ना, dA/dt, यही लिखा जाता है अभिक्रिया का दर। अगर याद होगा तो अभिक्रिया का दर हम लोग यही लिखते हैं, dA/dt लिखते हैं। मतलब ये समय का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय का क्या होता है, मतलब समय के साथ ये क्या होगा, घटेगा। अभिक्रिया का दर समय के साथ क्या होता है, घटता है, इसलिए समय का ये क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो रेट होता है, फिर से एक बार याद दिला देते हैं, रेट जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, अगर A to B बन रहा है, A से B बन रहा है, तो DA बटे क्या लिखा जाता है, DT लिखा जाता है, DA बटे DT लिखा जाता है। यहाँ माइनस साइन रहता है, लेकिन यहाँ पर दर का बात हो रहा है, तो ये समय के साथ क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहा है, इसलिए समय के साथ ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि, देखिए इसके पहले हम बात करेंगे तो प्रथम शून्य कोटि और द्वितीय कोटि का कुछ एग्जाम्पल हम लिखवा दिए, जो कि बोले थे कि अब से ये याद रखना है, कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो बता सकते हैं। इसके पहले ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज जो भी अभिक्रिया होता है उसको याद ही रखना पड़ेगा कि कौन जीरो शून्य कोटि का अभिक्रिया है और कौन प्रथम कोटि के अभिक्रिया है। बिना याद रखे इसका कोई उपाय नहीं है। तब यहाँ पर ध्यान से सुन ले कि यहाँ पे अगर कोटि का बात करेंगे तो ये जो होता है, ये इसका कोटि 1 होता है। इस अभिक्रिया का कोटि का बात करेंगे तो 2 होता है। तथा इसका भी अभिक्रिया का कोटि का बात करेंगे तो ये 1 होता है। इसका भी अभिक्रिया का कोटि जो होता है कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें से ये तीनों जो होता है 1 होता है। आप पूछा है कि इसमें से कौन अभिक्रिया कोटि नहीं है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही 1 कोटि प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है। ठीक, तो ये सब एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल हम बहुत सारा पहले से लिखवा चुके हैं, इसलिए दोबारा यहाँ पे हम नहीं लिखवा रहे। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है विटामिन सी के बारे में बात की जाए। विटामिन सी का देखिए, इसीलिए बोले थे
कि जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले का वीडियो जरूर से जरूर देख ले। सबसे पहले का वीडियो जरूर देख ले, इसलिए उसमें हम सारा चीज़ को लिखवा दिए है। जितना भी विटामिन होता है तो उस विटामिन का क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम क्या होता है, उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है, ये पहले से लिखवा दी। चलिए फिर भी एक बार हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। अगर विटामिन सी का बात करते हैं तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। आधार शब्द का लिखते चलिएगा। उसके बाद बात करते हैं B1 विटामिन का। तो B1 का बोलते हैं हम लोग थायमीन। B1 को क्या कहते हैं, थायमीन। उसके बाद बात करेंगे B2 को। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। उसके बाद बात करेंगे B3 का। तो B3 को बोलते हैं नियासिन। उसके बाद बात करेंगे B5 का। इसको हम लोग कहते हैं पेंटोथैनिक एसिड। उसके बाद बात करेंगे B6 का। B6 को बोलते हैं, ये पूछ रहा है इसलिए याद कर लिया जाए इसको, पायरिडो पैरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक। उसके बाद आएगा B7 का। B7 को कहते हैं बायोटीन। B7 को बायोटीन कहते हैं। उसके बाद आएगा B9 का। B9 को हम लोग कहते हैं फोलिक एसिड कहते हैं। उसके बाद आएगा B12। तो B12 को हम लोग कहते हैं साइनो कोबालामीन। उसके बाद आएगा विटामिन ए को, उसको कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, इसलिए कि इसमें कैल्शियम का मात्रा होता है तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। एक विटामिन के होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है। इस सारे विटामिन का नाम ध्यान में रखें। बोला है विटामिन सी को क्या कहते हैं, तो विटामिन सी को अभी लिखिए दिए, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ये इसको ध्यान में, निकोटेनिक अम्ल। तो निकोटेनिक अम्ल अभी हम लिखवा दिए कि निकोटेनिक अम्ल किसको हम लोग कहते हैं। हम नहीं लिखवाया है क्या, निकोटेनिक अम्ल नहीं। साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड का भी कोई इसमें ये सब नहीं है। ठीक है। ये सब दे दिया है, कुछ टमाटो वगैरह सबको हम लोग जिस को बोलते हैं हम लोग, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसका नाम दे दिया ऑप्शन में, विटामिन का नाम नहीं दिया है। ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। देख सकते हैं इसमें विटामिन, दो विटामिन दिए, विटामिन सी और विटामिन 12। यहाँ पर देखेंगे विटामिन 12 का नाम, तो विटामिन 12 का नाम क्या है, ये है साइनो कोबाल्टामीन दिया हुआ है ना, मतलब इसमें कोबाल्ट का मात्रा पाया जाता है। तो नाम से ही बहुत सारा पता चल जाता है किस विटामिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो विटामिन का नाम अगर याद है तो उससे भी पता कर सकते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है। देखिए दो प्रकार के हम लोग संघनन बहुलक और योगशील बहुलक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, संघनन बहुलक पढ़ते हैं और योगशील बहुलक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो संघनन बहुलक इसमें पूछता है कि योगशील, ये सब जितना भी इसको छोड़कर जितना दिया है सब के सब क्या है, संघनन बहुलक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें इसको छोड़कर जितना भी है सब के सब क्या है, संघनन बहुलक है। इसलिए कि अगर बात करेंगे बहुत सारा जो बहुलक है
इसमें युगशील बहुलक तो एकशील बहुलक भी बहुत कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत सारा नाम हम लिखवा चुके हैं, अब इसको फिर दोबारा लिखवाएंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें, इसमें जितना भी दिया हुआ है ये और ये, तो ये तीनों के तीनों, तो ये तीनों के तीनों जो है वो कौन सा बहुलक है, तो इसको हम लोग संघनन बहुलक कहते हैं। संघनन बहुलक, बहुलक को दो प्रकार में बांटा गया है, और ये जो है यही वाला जो है ये क्या है, योगशील बहुलक है। योगशील बहुलक है। योगशील बहुलक में बहुत टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन हम लोग पढ़ते, ब्यूटा एन रबर पढ़ते, ब्यूटा इस रबर पढ़ते, ये सब क्या होता है, योगशील बहुलक के नाम से जाना जाता है। ये दो प्रकार के बहुलक में बांट दिया गया है जितना भी हम लोग बहुलक पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला है यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ है, ये है F2CCF2। बोले थे बहुलक का एकलक जरूर नाम याद कर ले, बहुलक का एकलक का नाम जरूर याद कर ले। तो ये जो बनता है ये किसका एकलक है, कौन सा, ये किसका, ये जो है पदार्थ ये किसका एकलक है, तो ये इसको हम लोग किससे बनता है, तो ये टेफ्लॉन बनता है। इससे क्या होता है, टेफ्लॉन का निर्माण होता है। ये याद रखना है। बहुत सारा पदार्थ का हम बहुलक लिखवा चुके हैं, इसको हम लोग टेफ्लॉन से बनाते हैं, तो इसका नाम ध्यान में रखना है। जैसे बोल रहे ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन से क्या बनता है, कोई पूछेगा ब्यूटाडाइन, तो ब्यूटाडाइन से क्या बनता है, तो ब्यूटाडाइन से ब्यूना एन रबर का निर्माण होता है। ब्यूटाडाइन से ब्यूना एन रबर का निर्माण होता है, या ब्यूना एस के रबर का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन दो प्रकार का रबर का बनता है, उसको भी ध्यान में। तो सभी का एक बहुलक होता है, जैसे कि इथाइन, इथाइन से पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो ये सब बहुलक का किस एकलक, मतलब वो कौन सा एकलक का यूज करके उसका बना है, वो आपस में जुड़ते जाता है, जुड़ कर क्या करता है, एक बहुलक का निर्माण होता है। अगर आप बहुलक के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना है तो इसमें बहुलक चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। केमिस्ट्री के सारे वीडियो बनाया गया है, उसमें आपको बहुलक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, ऐसे रिवीजन भी कीजिएगा, तो इसके पहले भी हम लोग सारे बहुलक के बारे में बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। रिवीजन वाला बैच में ही आपको देखने को मिल जाएगा। आगे है क्लोरीक्वीन। एक क्या है, तो ये एक एंटी मलेरिया होता है, मतलब ये क्या करता है, मलेरिया जिससे होता है उसको ये ख़त्म करने में मदद करता है। क्लोरीक्वीन इसमें बहुत सारा दिया है, दर्दनाशक होता है, मतलब दर्द को दूर करने वाला होता है। एंटीबायोटिक जो क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस को हम लोग जो शरीर में जाता है उसको ख़त्म करता है, तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक वैसे दवा को कहते हैं। जवारनाशक, तो जवारनाशक मतलब जो बुखार को उतारता है उसको हम लोग जवारनाशक के नाम से जानते हैं। अब इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक का नाम याद रखें, कुछ दर्दनाशक का नाम याद रखें, कुछ एंटीसेप्टिक का नाम याद रखें, या डिसइंफेक्टेड का कुछ नाम याद रखें। ये सब नाम कुछ कुछ याद रखना जरूरी है, और इसके पहले हम कुछ नाम याद भी कराए थे। इसके पहले हम कुछ नाम, दर्द निवारक दवा होता है जिसको एनाल्जेसिक भी हम लोग कहते थे, एनाल्जेसिक का कुछ नाम याद रखें। ये सब बहुत सारे नाम दिया हुआ है बुक में, थोड़ा बहुत अगर रट लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, इसलिए कि ये सब पूछा जाता है। जैसे पूछने के लिए पूछ लेगा सेल वायरसन, ये कौन सा ये क्या एंटीबायोटिक है कि दर्दनाशक है, तो ये एंटीबायोटिक होता है। ठीक, ऐसे ही ये जो रंजक अगर पूछेगा क्या है, दर्दनाशक है कि एंटीबायोटिक है, तो ये एंटीबायोटिक होता है। तो इससे बहुत सारा नाम होता है, तो एक एक करके हम लिखवा नहीं सकते हैं, सभी को याद करना जरूरी है आपके लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये एंटी मलेरिया है, मतलब मलेरिया को ये दूर करता है, क्लोरीक्वीन। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस एंटीबायोटिक नहीं है, मतलब आज के डेट में ये पूरी तरह से हर एक जगह ये नहीं फैला हुआ है, तो वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक माना जाता है, लेकिन आज के डेट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया जाता है, इसको बंद कर दिया गया बहुत सारे कारणों से। लेकिन सबसे पहला जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया गया था और इसको खोजा भी गया था, ये इसका खोज कोई साइंटिस्ट जैसा भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पेनिसिलिन ही था जो कि सबसे पहला हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में इसका इस्तेमाल किए थे। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।